गजा में सीज फायर हुआ तो इजराइल ने अपनी बदनीति वेस्ट बैंक में दिखानी शुरू कर दी है। वहां पर 2 इजरायली मारे गए हैं। हूथी ने एक बहुत जरूरी बयान दिया है। ट्रंप ने अपने पहले बयान में कहा है कि गजा सीज फायर चलेगा या नहीं चलेगा, इसको लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं। और लेबनान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इन सब खबरों के बीच हमास ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल की जो ताबूत है उसमें आखिरी कील है ये सीज फायर। लेकिन सीज फायर के पीछे क्या क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में नया क्या क्या पक रहा है, वो सारी डिटेल्स लेकर मैं हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सीज फायर होने के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो गया। अगर मैं आपको बताऊं कि कल वेस्ट बैंक में इजराइल के 2 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं 2 मारे गए हैं, कुछ लोग बता रहे हैं 2 घायल हुए हैं और भी लोगों को चोट पहुंची है। तो आपको लगेगा कि वेस्ट बैंक में अचानक क्या शुरू हो गया। दरअसल अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते रहे हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गजा में जंग बंद हुई है, तो अब इजराइल की जो निगाह है वो वेस्ट बैंक पे बनी हुई है। जो लोग फलस्तीन से परिचित हैं वो जानते हैं कि फलस्तीन जो कभी एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा इलाका था, अब घटते घटते सिर्फ 2 पतले पतले इलाकों में बचा हुआ है। एक वेस्ट बैंक और दूसरा गजा। और वेस्ट बैंक के ऊपर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रूल करती है नाम के लिए बस। वहां इजराइल जो चाहता है वो करता है। ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति थे तो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन के फेवर में थे, यानी वो इस बात का समर्थन कर रहे थे कि इजराइल वेस्ट बैंक को अपने में मिला ले। बाइडेन के टाइम में वेस्ट बैंक के जो सेटलर्स थे इजराइल के, वो जो फलस्तीनी घरों पे कब्जा कर रहे थे उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए गए थे। कल ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही जो पहले कुछ काम किए हैं उनमें से एक काम यह है कि ये सैंक्शंस हटा लिए हैं और इसको लेके इजराइल में जो राइट विंग है उसके अंदर काफी खुशी है। सवाल यह बचता है कि जो खुद को पीस मेकर कह रहे हैं, ट्रंप ने पहले ही अपने भाषण में कहा कि मैं पीस मेकर बनना चाहता हूं, सारी जंगें खत्म करना चाहता हूं। बात यह चल रही है कि अगले 100 दिनों के अंदर हो सकता है यूक्रेन रशिया का वार भी रुकवा दिया जाए। पुतिन ने भी कहा है कि मैं अमेरिका से बात करने को तैयार हूं। जहां एक तरफ यह सब चल रहा है, वहां दूसरी तरफ क्या ट्रंप इस बार भी वेस्ट बैंक को अनेक्स करने में इजराइल का साथ देंगे? इस बात में इजराइल का साथ देंगे कि वो वेस्ट बैंक को अपने में मिला ले। वेस्ट बैंक में लगातार कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि एक 15 साल के बच्चे को मारा गया। उसके बाद जो ये सीज फायर की खबर आई जिसमें 3 लोगों को हमास ने रिहा किया और 90 लोगों को इजराइल को रिहा करना पड़ा, उसके बाद वेस्ट बैंक में तमाशा शुरू हो गया। वहां जो सेटलर्स हैं, सेटलर्स आप समझते हैं वो इजरायली जिन्होंने कब्जा करके वहां रहना शुरू किया है, जो वहां जमीन को कब्जा करके रहते हैं, वो जो है उन्होंने तमाशा मचाना शुरू किया और फलस्तीनी घरों में आग लगाना शुरू किया। पुलिस पहुंची। पुलिस ने गोलियां तो चलाई होंगी फलस्तीनियों पर, क्योंकि हर इजरायली अखबार में लिखा है गलती से ऐसा हो गया, लेकिन वो गोलियां लगी सेटलर्स को, जिसमें 2 सेटलर्स के कहीं घायल होने की खबर है और कुछ जगहों पर 2 सेटलर्स के मारे जाने की खबर है। वेस्ट बैंक को लेकर आपको एक और बात बताऊं, स्मोट्रिच आपको याद होंगे, मैं अक्सर उनका नाम लेता रहता हूं, वो वहां का फाइनेंस मिनिस्टर है। वो शुरू से नाराज चल रहा है। वो है तो पार्टी का ही, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी का ही मेंबर है, लेकिन शुरू से इस बात पे नाराज चल रहा है कि सीज फायर क्यों किया गया। उसने कल एक बयान दिया, उसने धमकी दी और बयान दिया कि आईडीएफ का जो चीफ है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो गजा को कब्जा करने में या हमास को खत्म करने में नाकामयाब रहा। अब जो चीफ है आर्मी का वो क्या कह रहा है वो सुनिए, उससे समझ में आएगा कि आगे ये किस तरह से प्लान कर रहे हैं। वो कह रहा है कि हम आर्मी को फिर से तैयार कर रहे हैं 3 चीजों के लिए। गजा में दोबारा लड़ाई शुरू होती है तो उसके लिए, वेस्ट बैंक में ऑपरेशंस करने के लिए और हिजबुल्लाह से दोबारा लड़ाई शुरू होती है तो उसके लिए। यानी सीधी सी बात है कि इजरायली आर्मी यह तैयारी कर रही है कि दोबारा से गजा में जंग शुरू करे, साथ में वेस्ट बैंक में शुरू करे। वेस्ट बैंक में जो लोग हैं फलस्तीनी हैं उनको मारे, उनकी जमीनें कब्जा करवाए और वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश करे। अब इसके बरक्स आप सोचिए, जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या गजा में जो सीज फायर है उसको लेकर आपका क्या सोचना है, तो उसने 2 बातें कही। पहली बात तो उसने ये कही कि वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कि गजा का सीज फायर तीनों स्टेज में चलेगा।
आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब बहुत साफ है कि वो ये कह रहा है कि मुमकिन है कि सीज फायर बीच में ही टूट जाए, पूरे टाइम तक जो 3 राउंड तक चलना है ना चले। इसका यह मतलब नहीं है कि वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है या फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो वहां बैठकर अमेरिका में, चूंकि पूरे सीज फायर के प्रोसेस में अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो वो अमेरिका में बैठकर यह बात कह रहा है कि सीज फायर टूट भी सकता है। जो दूसरी बात कर रहा है उसको जरा गौर से सुनिए। उसने कहा कि गजा लगभग पूरा तबाह बर्बाद हो गया है। लोगों ने कहा कि क्या आप उसको फिर से बसाने में मदद करेंगे? तो उसने कहा हम देखेंगे, हम मदद करेंगे। और साथ में यह कहा कि गजा बड़ी खूबसूरत जगह है, सी बीच पर है, मौसम वहां बहुत अच्छा रहता है। एक बिजनेसमैन शायद वहां पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देख रहा है कि अमेरिकी जो कैपिटलिस्ट हैं वहां पर सी बीच पर बढ़िया अपना होटल्स बना सकें, रेस्टोरेंट बना सकें, बाकी सारा कुछ कर सकें। वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कुछ दिनों बाद समझ में आएगा और इसी पर डिपेंड होगा कि वो पीस मेकर बनेगा या फिर गजा के अंदर दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी। वेस्ट बैंक का तो बहुत क्लियर है कि अगर वेस्ट बैंक में ये सब चलता रहेगा, इसका रिटेलिएशन भी होगा। अभी 2 दिन पहले वेस्ट बैंक में एक आदमी ने, एक फलस्तीनी ने चाकू मारकर कई लोगों को घायल कर दिया था। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये आपको बार बार देखने को मिलेंगी वेस्ट बैंक में, अगर इजराइल यही सारा कुछ करता रहेगा। खतरे और भी हैं, उनको भी समझना चाहिए। सबसे पहले हूथी का बयान आप देख लीजिए। हूथी का कहना है कि हमारी अंगुलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं। जो हम रेड सी में ऑपरेशन कर रहे थे उसको तो हम बंद कर रहे हैं, यानी रेड सी में अब जो जहाजें आएंगी उनके ऊपर हम हमला फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन हमारी अंगुलियां ट्रिगर पे हैं। और अगर इजराइल सीज फायर की शर्तें तोड़ता है, जिस दिन इजराइल सीज फायर की शर्तें तोड़ेगा, हम फिर से जंग शुरू कर देंगे। यह हूथी कह रहा है। अब हिजबुल्लाह पे आ जाइए। इन्हें लग रहा था कि राष्ट्रपति अपनी पसंद का बना के, जो आर्मी के चीफ हैं और आईसीजे के जो जज थे उनको बना दिया, आईसीजे के जो चीफ जस्टिस थे उनको प्रधानमंत्री बना दिया, तो इनको लग रहा था कि सब कुछ हमारे हाथ में आ गया। मैंने तब भी आपको बताया था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय उनको जितने वोट की जरूरत थी वो हिजबुल्लाह और अमाल के बिना संभव नहीं था। अब यह खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह, अमाल और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में बातचीत हुई है और समझौता यह हुआ है कि हिजबुल्लाह के लोग सरकार में होंगे। तो ये हिजबुल्लाह को खत्म करने चले थे। अब हिजबुल्लाह का एक हिस्सा होगा जिसके हाथ में आज भी बंदूकें हैं, जो जंग के लिए तैयार है, और दूसरा हिजबुल्लाह के लोग वहां की पार्लियामेंट में ही नहीं, वहां की मिनिस्ट्रीज में भी होंगे। यानी लेबनान में जो गवर्निंग बॉडी है, जो राज करेगी, जो शासन करेगी लेबनान में, उसमें हिजबुल्लाह के लोग भी शामिल होंगे। तो इसके बाद आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह से हथियार छीन लिए जाएंगे। ऐसी बहस शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमेशा के लिए भले ना हो लेकिन लंबे वक्त के लिए खत्म हो जाए। यानी उधर हिजबुल्लाह हथियार लिए तैयार है, हूथी हथियार लिए तैयार है। अब्बास साहब बहुत तड़फड़ा रहे हैं फिलिस्तीनी अथॉरिटी वाले की गजा में भी उनको रूल करने को मिल जाए। अब रूल तो वो क्या ही करेंगे, जहां वो रूल कर रहे हैं वहां इजराइल जो चाहता है करता है, तो गजा में भी वो रूल क्या करेंगे? इजराइल का एक तरह से आप कह सकते हैं कि पिट्ठू बनकर वहां पर रहेंगे। लेकिन इजराइल के अखबार चैनल 20 जैसे चैनल ये कह रहे हैं कि वहां पर, यानी गजा पे, हमास के अलावा कोई और रूल नहीं कर पाएगा और हमास का पूरा कंट्रोल है। कल ये तो जेरूसलम पोस्ट ने ही लिख दिया था कि हमास का कभी कंट्रोल खत्म हुआ ही नहीं, यानी हमास गजा में आज भी मजबूत है। यह लगातार आ रहे वीडियो से भी पता चल रहा है, इजराइल के अखबारों में जो छप रहा है उससे भी पता चल रहा है। तो मैंने आपसे जैसा कहा कि अगर सीज फायर में जरा भी आगे पीछे होता है तो जंग कभी भी शुरू हो सकती है। इजराइल में एक राइट विंग का, लेफ्ट, जो एकदम एक्सट्रीम राइट विंग का हिस्सा है, वो तो यही चाहता है कि यह जंग लगातार चलती रहे। सीज फायर की जो अगली कार्रवाई होनी है उसमें 4 लोगों को छोड़ेगा हमास और हर एक आदमी पर 30 लोगों को छोड़ना है, इसलिए 120 यानी 120 लोगों को छोड़ेगा इजराइल। लेकिन एक फिल्म आई थी ना वो, जिसमें जगीरा नाम का डाकू है और वो कहता है कि ताकत तो ले आओगे लेकिन मेरे जैसी कमीनगी कहां से ले आओगे। तो इजराइल ने 90 लोगों को रिहा किया और उसके बाद 64 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया वेस्ट बैंक से। आप नियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि सीज फायर को लेकर इजराइल की नियत क्या है। इन 64 लोगों को वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किया गया है
जब 90 लोगों को छोड़ा तो 64 लोगों को और गिरफ्तार करके रख लिया। ये इजराइल की नीयत है। इस नीयत के साथ सीज फायर कितने दिन चलेगा यह कह पाना बहुत मुश्किल है। और जहां तक ट्रंप का शासन है, अभी बड़े गौर से देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग ट्रंप की सत्ता में हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि वो उत्तर जाएंगे, कि दक्षिण जाएंगे, कि पूर्व जाएंगे, कि पश्चिम जाएंगे। अब एलन मस्क साहब हैं, उनको सब लोग जानते हैं टेस्ला और ट्विटर के लिए। लेकिन ट्रंप साहब की जो सरकार है उसमें एलन मस्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। मस्क ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। ट्रंप को जिताने के लिए ट्विटर को खरीदा ही इसीलिए गया था। कल वो भाषण दे रहे थे। भाषण देने के बाद उन्होंने जिस तरह से सैल्यूट किया, उससे सबको याद आ गई कि हिटलर के टाइम में नाजी सैल्यूट कैसे किया जाता था। हालांकि उसको डिफेंड किया जा रहा है कि दिल देने की बात कर रहे हैं कि मेरा दिल आप लोगों के पास है, उसमें भी सब कुछ है। लेकिन ये जो पूरा जेस्चर था, ये पूरा जेस्चर नाजी जर्मनी में जो हिटलर के सैनिक हुआ करते थे वो ऐसे ही सैल्यूट करते हुए हेल हिटलर कहा करते थे। हेल हिटलर का मतलब समझ लीजिए, हिटलर जिंदाबाद। तो मस्क जो है वो इजराइल के खास हैं और हिटलर के स्टाइल में सैल्यूट कर रहे हैं। एक से एक लोग इसमें भरे हुए हैं। क्या पॉलिसी होगी, कैसी होगी, इसको लेके हर तरफ सबने अंगुलियां क्रॉस करके रखी हैं। इजराइल भी अभी नहीं समझ पा रहा है कि असल में ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी। सारे इजरायली अखबारों में यह बहस चल रही है, आर्टिकल छप रहे हैं कि ट्रंप ये करेगा, ट्रंप वो करेगा, ट्रंप क्या करेगा, ये शायद ट्रंप के अलावा और कोई नहीं जानता है। इसीलिए पश्चिम एशिया को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अभी ना बहुत खुश हो जाने की जरूरत है, ना दुख मनाने की जरूरत है। अगले शायद महीने 2 महीने में समझ में आएगा कि मिडिल ईस्ट किस तरफ जाएगा। मैंने आपको बताया हिजबुल्लाह तैयार बैठा है, हूथी तैयार बैठा है। ईरान का मैं आपको कल बता चुका हूं कि ईरान लगातार जंग की तैयारियों में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान को डर है कि कभी भी इजराइल हमला करने की गलती कर सकता है। ऐसे में एक ट्रिगर होगा, एक चिंगारी होगी और फिर से वैसी ही आग शुरू हो जाएगी। ये चिंगारी सिर्फ और सिर्फ तभी रुक सकती है जब सीज फायर की जो शर्तें हैं उन पर हमास भी चले और इजराइल भी चले। अगर हमास ने एक मौका दिया, सीज फायर में कोई आगे पीछे कदम बढ़ाया, तो इजराइल को मौका मिलेगा। और अगर इजराइल ने ऐसा कुछ किया तो हमास, हूथी, हिजबुल्लाह, ईरान सबको मौके मिलेंगे। और लड़ाई सिर्फ इतनी ही तो है नहीं। एक आर्टिकल छपा है जेरूसलम पोस्ट में जिसमें इजराइल के एक आर्मी अफसर का इंटरव्यू है। वो अफसर कह रहा है कि जो जगह सबसे शांतिपूर्ण लगती है, सबसे पीसफुल लगती है, यानी इजिप्ट का बॉर्डर, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था इजिप्ट और इजराइल के बीच में, उसका यह कहना है कि कभी भी यहां जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि इजराइल की निगाह जो है वो इजिप्ट के भी एक इलाके पर है। उधर सीरिया का देख लीजिए, सीरिया में लगातार जंग जारी है। अमेरिका जिन कुर्दों को सपोर्ट कर रहा है उनके खिलाफ आर्दोगा जो है वो लगातार लड़ाई कर रहा है। आर्दोगा की सेना सीधे नहीं है, लेकिन जो वहां लड़ रहे हैं सब जानते हैं कि आर्दोगा सपोर्टेड है। नॉर्थ सीरिया में लगातार वो लड़ाई चल रही है। साउथ सीरिया में इजराइल का कब्जा है ही, और जो छोटे से इलाके में एसटीएस का कब्जा है वहां से भी रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं गोली चल रही है, कहीं कोई मारा जा रहा है। अभी सीरिया की जो नई सरकार बनी है उसने ईरान के लोगों के आने पर बैन कर दिया कि ईरान के लोग सीरिया में नहीं आ सकते हैं। अब वहां कई शिया पिलग्रिमीज हैं जहां ईरानी जाते रहे हैं, ईरानियों के जाने पर बैन लगा दिया गया। आपको याद होगा, जो लोग मिडिल ईस्ट को जानते हैं, कि एक जमाने में इराक ने भी बैन लगा दिया था ईरान के ऊपर कि ईरान के लोग आ नहीं सकते, वहां जो शियाइट पिलग्रिमीज हैं वहां पर जा नहीं सकते। आज दौर यह है कि इराक के सबसे करीबी जो है वो ईरान है। लगभग इराक की पॉलिसीज को ईरान कंट्रोल करता है। अब सीरिया ने यह काम किया है, आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। मजेदार बात यह है कि इजराइल ने जो इलाका सीरिया का कब्जा किया हुआ है उस पर एकदम खामोशी बनी हुई है, लेकिन ईरान के आने पर बैन लगाया गया है। इसका मतलब क्या है आप बहुत कायदे से समझ सकते हैं। लोग वापस लौटना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। लेकिन जहां तक नार्दर्न गजा का सवाल है, इजराइल ने कहा है कि अगर सब शर्तें ठीक ठाक चलती रहीं, अगर हमास सारी शर्तें ठीक ठाक तरीके से मानता रहा, तो अगले हफ्ते नार्दर्न गजा के लोग वापस आ सकते हैं। नार्दर्न गजा की वीडियोस मैंने आपको दिखाए थे कि कितनी बुरी तरह से वहां डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब लोग वापस आएंगे तो ठीक है, इमदाद आएगी, कुछ टेंट्स लग जाएंगे, खाना पीना मिलेगा, ये सब तो होगा, लेकिन वो घर दोबारा कैसे बनेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अभी कोई बातचीत हो नहीं रही है। इस पर जरूर बातचीत है कि गजा को कंट्रोल कौन करेगा,
लेकिन इस पर बातचीत नहीं है कि गजा के लोगों के घर जिसने तोड़े हैं, क्या वो उन घरों को फिर से बनाएगा? क्या अरब कंट्रीज आगे आएंगी उन घरों को फिर से बनाने के लिए, उन सड़कों को, उन अस्पतालों को, उन यूनिवर्सिटीज को, उन स्कूलों को फिर से बनाने के लिए अरब कंट्रीज सामने आएंगी? इजराइल की नीयत की तो इतनी कहानियां हैं कि बताने की जरूरत नहीं। एक रिपोर्ट यह आई है कि जिन फलस्तीनी औरतों को जेल से रिहा किया गया, उनको रिहा करने के ठीक पहले टॉर्चर किया गया था। तो आप समझ सकते हैं उसकी नीयत क्या है। यह तो जंग में लगातार कोशिश के बावजूद वो जीत नहीं पाया, हमास को खत्म नहीं कर पाया, अपने अगवा किए हुए लोगों को वापस नहीं ले पाया, और ट्रंप ने दबाव बनाया, तब तो वो सीज फायर के लिए मान गया। लेकिन चाहे नेतन्याहू हो, चाहे स्मॉट्रिच हो, या इजराइल का पूरा कट्टरपंथ हो, ज़ायनिज्म हो, वो कतई नहीं चाहता था कि ये जंग रुके। इस जंग में अगर उसे कुछ नहीं मिल रहा था तो भी वो गजा को तबाह करने में तो कोई कसर छोड़ नहीं रहा था। तो जिसका मकसद ही तबाही हो, जिसकी नीयत खराब हो, वो इस सीज फायर को कब तक लेकर चलेगा, ये देखने वाली बात है। ये सीज फायर जब तक चल रहा है, जब तक अदला बदली हो रही है, जब तक आर्मी के वापस होने की बातें हो रही हैं, तब तक बहुत गौर से देखने की जरूरत है। क्योंकि ट्रंप के आने के बाद हालात बदलेंगे। ट्रंप किस तरह से इजराइल को लेता है, जिस तरह से दबाव बना के उसने वहां पर सीज फायर कराया, उसके पीछे उसका सोच क्या था, उसके पीछे वो क्या चाहता था, ये सारी चीजें 2-4 दिन, 10 दिन या 1 महीने या 2 महीने या 4 महीने में पता चलेंगी। तब तक एक ही पॉजिटिव है कि गजा में इमदाद पहुंच रही है, लोग लौट रहे हैं, कम से कम बम नहीं गिर रहे हैं, गोलियां नहीं चल रही हैं, लोग मारे नहीं जा रहे हैं। तो शांति है फिलहाल, अमन है फिलहाल। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमन कितने दिनों तक बना रहेगा। तो अभी तक की ये अपडेट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में अभी लगातार चीजें हो रही हैं, इसलिए मैं मिडिल ईस्ट के अपडेट्स आपको लगातार दे रहा हूं। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को दूर दराज तक पहुंचाइए। और अगर आपको लगता है कि हमारे जैसे चैनल्स को जिंदा रहना चाहिए, हमारे जैसे चैनल्स को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, आप हमें सीधे मदद भेज सकते हैं। जितने भी तरीके हैं हमारे साथ खड़े होने के, हमने पिन कमेंट में भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारी ताकत बनिए, ताकि जहां कहीं भी जुल्म हो, हम हक की आवाज पूरी ताकत के साथ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।